आज का हमारा चैप्टर है 11 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी जगह है सभी जगह में ये सबसे ज्यादा कारगर है, सबसे ज्यादा विद्यमान है। ब्रह्मांड के सभी जो पिंड है वो एक दूसरे की ओर जो है वो आकर्षित करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पेन उठा के ऐसे ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो ये किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? नीचे पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहा है। या अगर बॉल ऊपर की तरफ मैंने फेंकी है तो वो बॉल क्या आएगी? नीचे की तरफ आएगी, तो वो क्या है? आकर्षित हो रही है। तो हर जो एक पिंड जो है वो एक दूसरे की तरफ क्या रहेगा? आकर्षित रहेगा। पर वो जो आकर्षण है किसी में दिखता है और किसी में नहीं दिखता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है कि अगर दो पिंड है, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण जो है प्रत्येक दूसरे कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है और यह बल उसके द्रव्यमान के, जो दोनों के द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होंगे? दोनों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मतलब गुणनफल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे इनवर्सली को हटा के क्या लगा देंगे? हम यहाँ पे g लगा देंगे, और ये g क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो g की वैल्यू हमेशा याद रखनी है। g की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। कभी कभार ये क्वेश्चंस में आ भी जाती है और नहीं भी आती है। अगर नहीं आती है तब भी आपको ये याद रहनी चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन जिसमें 40 ग्राम द्रव्यमान का एक लड़का पृथ्वी की सतह पर खड़ा है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, मतलब कितना द्रव्यमान है लड़के का? लड़के का द्रव्यमान है 40 kg। अब इसमें बोला हुआ पृथ्वी का क्या द्रव्यमान है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो पृथ्वी व लड़के के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का जो मान है उसको ज्ञात करना है। मतलब F की वैल्यू क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है G की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने m1 हमने इसको मान लिया, m2 इसको मान लिया, और ये r है क्योंकि लड़का जो है वो पृथ्वी के ऊपर ही खड़ा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो उसकी त्रिज्या है वो होगी उसका दूरी, दोनों के बीच में दूरी। तो यहाँ पे वैल्यूज डालने के बाद में हमारा जो F की वैल्यू है वो कितनी आई है? 394.5 न्यूटन। अगर आपको नहीं हो रहा है ये सॉल्व, इतनी वैल्यूज भी रख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो मतलब पृथ्वी के कारण जो भी लगने वाला जो भी गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्व भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुरुत्व भी कह सकते हैं। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं जो है समान ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो वह जमीन पर ही एक साथ जाके पहुंच जाती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो सभी वस्तुओं के क्या रहता है? समान रहता है। मतलब अगर मान लो एक मैंने कागज डाला और एक पंख डाला या पत्थर डाला, और हवा की वजह से जो भी रुकावट है वो तो है ही है, पर जो अगर सीधा वो नीचे गिर जाती हैं तो आसपास ही आसपास समय में ही, मतलब 1 सेकंड का या 2 सेकंड का या 1 मिनट का ही, 1 मिनट का भी नहीं, 14 सेकंड्स का, इस तरह का अंतर होगा दोनों चीजों को नीचे गिरने में। नहीं तो दोनों एक साथ ही नीचे पहुंचते, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या है उसका मान जो है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो सिर्फ स्थिति जो है सतह r की वैल्यू पर निर्भर रहता है। तो g की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो SI मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं F क्या होता है? हमारे पास mg होता है, और इसके F और क्या किसके इक्वल होता है? गुरुत्वाकर्षण, जो कि g कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ से m और ये छोटा m कट गया तो g की वैल्यू क्या आएगी? g m अपॉन में r स्क्वायर। अब ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? g के। किसके? r के। तो मतलब g का जो मान है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है।
तो जो ध्रुव है उस पे जी जो है, क्योंकि आर बड़ा है, ठीक है, आर जिस मतलब यहाँ पे भूमध्य में आर बड़ा है और ध्रुवों पे आर छोटा है, तो छोटा आर है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ पे बड़ा है तो जी की वैल्यू क्या है, घट जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो ध्रुवों पे ज्यादा है और भूमध्य जो है, भूमध्य जो बीच में जो रेखा होती है अर्थ के उस पे कम है, ठीक है। उसके बाद जब हमने समीकरण किए थे 9वें चैप्टर में, तो वहां पे सिर्फ एक ही जगह क्या डाल दिया है, जी डाल दिया है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये भी क्या है, नेगेटिव। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये तीनों समीकरण हमें याद करने। अब आता है द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान जो होता है हमारा, जो भार है, पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। और भार क्या होता है, वह बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही होती है, वो बल है क्या, भार। यहाँ पे द्रव्यमान की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। यहाँ पे द्रव्यमान बदलता है, वो सिर्फ स्थान के ऊपर निर्भर करता है। और क्या कहते हैं, और इसका द्रव्यमान बदलता रहता है और शून्य भी हो जाता है। इसका SI मात्रक kg है, इसका मात्रक क्या है, बल के बराबर रहता है ये हमेशा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूटन। यहाँ पे जी का मान पर निर्भर नहीं करता है, ये जो द्रव्यमान है ये जी के मान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, कहीं भी होगा तो इसकी जो वैल्यू है जो मून के ऊपर है वही क्या रहेगा, अर्थ के ऊपर ही रहेगा। और ये जो है इसका जी का जो मान है वो निर्भर करता है, जी के मान के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जहाँ पे जी की वैल्यू 0 होएगी वहां पे द्रव्यमान, हो सकता है कि आपका भार जो है वो 0 हो जाए, और जहाँ पे जी की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी वैल्यू है, वहां पे उसका द्रव्यमान जरूर, द्रव्यमान नहीं, भार जरूर होगा। अब भारहीनता क्या होता है, आपने कभी देखा है कि जब भी आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे एकदम से आते हो तो आपको लगता है ना कि जैसे कि आपके अंदर कुछ भी वजन ना हो, वो जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं भारहीनता। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु को क्या बोलते हैं, भारहीनता। मतलब अगर ऊपर से एक पत्थर भी नीचे की तरफ डाल देंगे तो वहां उस पर गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो जो फीलिंग आएगी उस टाइम पे जब ऊपर से नीचे कूदेंगे, तो वो क्या फीलिंग देगा आपको, भारहीनता देगा, कि आपके अंदर वजन बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए लिफ्ट, एलिवेटर से नीचे आते समय जो है हमें हल्केपन का क्या होता है, अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री भी जो है अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको भी कैसा लगता है, भारहीनता का अनुभव होता है। अब आते हैं उत्प्लवकता के डेफिनेशन पे। किसी भी तरल पदार्थ में डुबोए जाने वाली सभी वस्तुएं एक बल ऊपर की तरफ अनुभव करती है और उस बल को बोलते हैं उत्प्लव, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उत्प्लवकता बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लवकता बल कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जैसे पानी भरा हमने एक बाल्टी में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको पानी को नीचे की तरफ डुबाते हैं किसी भी बाल्टी को, तो ऊपर की तरफ एक बल लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ तो है ही है, ऊपर की तरफ भी एक बल लगता है, जिस वजह से वो जो चीज है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू करते हैं, तो उस बल को बोलते हैं उत्प्लवकता बल, ठीक है। अब आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये लास्ट है। अब क्या बताता है ये, कि जब कोई पिंड जो है किसी तरल माध्यम में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, मतलब पानी के अंदर जब उसे डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जो कि इस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब अगर मान लो एक बाल्टी में आपने एक जग डाला, जो जितना उसका वजन होगा उतना ही बल उसको ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल जो है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, तृतीय नियम जो है, न्यूटन का तृतीय नियम, उसकी वजह से। तो उत्प्लवन बल जो होता है उसका परिणाम जो है वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, जैसे कि तरल पदार्थ का घनत्व क्या है। अगर ज्यादा घनत्व है तो वो तो उस चीज से
तो वो उसे डूबने नहीं देगा, उसको क्या कर देगा, तैरना शुरू करवा देगा। तरल पदार्थ में पिंड में डुबाए हुए हिस्से का आयतन कितना है, मतलब जो चीज हम डुबा रहे हैं उसका आयतन कितना है, कितनी जगह वो घेर रहा है, उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत डिपेंड करेगा। इसका सिद्धांत जो है हमें जहाजों एवं पनडुब्बियों बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेंगे इसके रिगार्डिंग तो क्या होगा, ये चीजें जो है अगर इसका द्रव्यमान जो है क्या कहते हैं ज्यादा है तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ डूब जाएगा। तो बच्चों ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया और ये खत्म है आज का टॉपिक।